हम जानते हैं कि मनुष्य पहले जंगलों में रहकर खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मनुष्य न केवल व्यवस्थित रूप से रहने लगा, बल्कि उसने राज्य जैसी उत्कृष्ट संस्था का निर्माण भी कर लिया। ऐसा किस कारण हुआ? इसके कारणों के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई। राजा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ईश्वर ने स्वयं राज करने के लिए चुना है। राजा ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करके और लोगों में समन्वय स्थापित करता है और अपना राज कार्य चलाता है। वहीं कुछ अन्य विद्वान जो इस दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हैं, वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसी देवता के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति के लिए वो सामाजिक समझौता सिद्धांत को मानते हैं। और इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को मानने वाले विचारकों में 3 प्रमुख विचारक हैं: हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों ने अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी समझ से राज्य की उत्पत्ति के लिए किस प्रकार से समझौते किए गए, उसका इन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉब्स की। हॉब्स का मानना है कि मनुष्य मूल रूप से झगड़ालू प्रवृत्ति का है। मनुष्य इस प्रकार का है कि वो किसी के साथ प्रेम से नहीं रह सकता, हिंसक है, बर्बर है। और मनुष्य के इस मूल स्वभाव के कारण हर जगह अराजकता की स्थिति है। जगह जगह झगड़े होते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब मनुष्य स्वयं इन झगड़ों से परेशान होता है और फिर वो मनुष्य आपस में मिलकर के और इस अराजक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वो आपस में मिलजुल करके इस प्रकार से तय करते हैं और अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को राजा चुनते हैं। जब वो आपस में मिलकर बात करते हैं तो वो एक दूसरे से ये कहते हैं कि मैं अपने ऊपर राज करने के समस्त अधिकार इस व्यक्ति को सौंपता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप सारे भी अपने समस्त अधिकार इस व्यक्ति को सौंप दो। और इस प्रकार समाज के समस्त लोग जिस व्यक्ति को अपने अधिकार सौंपते हैं, अपने ऊपर शासन करने के अधिकार सौंपते हैं, वो व्यक्ति वहाँ का राजा बन जाता है। इस समझौते में एक विशेषता देखने में आती है कि उन लोगों ने आपस में समझौता किया, लेकिन उन्होंने राजा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया और सभी लोगों ने अपने समस्त अधिकार उस एक व्यक्ति को सौंप दिए। इस कारण से वो व्यक्ति निरंकुश हो गया। और यही कारण है कि हॉब्स का जो शासक है वो निरंकुश है। उसके अनुसार शासक किसी प्रकार के समझौते में नहीं बंधा हुआ, सिर्फ जनता ने आपस में समझौता किया है और अपने अधिकार सारे उस शासक को सौंपे हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत में दूसरा जो नाम है वो आता है लॉक का। लॉक ने एक पुस्तक लिखी
टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इस पुस्तक में लॉक ने उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की जिन पर हॉब्स ने की, लेकिन लॉक के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव हॉब्स से भिन्न है। मनुष्य मूल रूप से उदार है, शांति प्रिय है। वो झगड़ा नहीं करता है, वो झगड़ा नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी समय समय पर छोटे मोटे आपस में विवाद होते रहते हैं। और इन चीज़ों से पार पाने के लिए लोग मिलजुल कर के आपस में समझौता करते हैं कि हमें इस प्रकार किसी एक व्यक्ति को अपने ऊपर राज करने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पहले वो सारे लोग आपस में समझौता करते हैं और फिर वो उस शासक से समझौता करते हैं कि आप अगर हमारे अमुक कामों को करते हैं तो हम आपको अपना राजा मान सकते हैं। जो भी शर्तें तय की गई कि आपको हमारे ये काम करने हैं, और शासक ने उन शर्तों को स्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक का शासक निरंकुश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोक का शासक जनता के साथ समझौता करता है, जनता के कुछ काम, निश्चित काम करने का वचन देता है। इसलिए कहा जाता है कि लोक का जो समझौता है उसमें एक समझौता नहीं हुआ बल्कि दो समझौते हुए। पहले जनता का आपस में समझौता और उसके बाद जनता का शासक से समझौता। इस कारण लोक का जो शासक है वो अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है और हॉब्स का जो शासक है वो निरंकुश है। तीसरा प्रमुख विचारक है जीन जैक रूसो। रूसो के अनुसार मनुष्य लोक के मनुष्य की तरह शांत है, वह झगड़ालू नहीं है। रूसो ये मानता है कि मनुष्य सर्वाधिक सुखी उस समय था जब वह जंगलों में रहता था और प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता था। उसके अनुसार जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य दुखी होता गया। और इसी कारण रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अर्थात समाज के नियम, सभ्यता के नियम उसको बांधे रखते हैं और वह उतना स्वतंत्र नहीं रहता जितना स्वतंत्र उसने जन्म लिया। रूसो के अनुसार समाज के लोग जब भी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तब आपस में मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं और अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। किसी भी मुद्दे पर वो अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं कि अमुक काम किस तरह से होना चाहिए। रूसो के अनुसार मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं होती है। एक इच्छा उसके स्वार्थ की इच्छा है, जिसे वह यथार्थ इच्छा कहता है। वहीं दूसरी इच्छा आदर्श इच्छा है, जन कल्याण की इच्छा है, सर्व कल्याण की इच्छा है। मनुष्य जब सबसे पहले अपनी राय प्रकट करता है तो वह अपनी यथार्थ इच्छा को प्रकट करता है, अर्थात अपनी स्वार्थ की भावना को प्रकट करता है।
लेकिन सभा में मौजूद तमाम लोग जब अपनी यथार्थ इच्छाएं प्रकट करते हैं तो उनमें से किसी भी इच्छा पर सहमति नहीं बनती और तब सभा में से कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति आदर्श इच्छा की बात करते हैं, अर्थात ऐसी इच्छा जिसमें सबका कल्याण हो। तब अन्य लोग भी उस पर सहमत हो जाते हैं और इस प्रकार सभी की आदर्श इच्छाओं का योग सामने आता है जिसका उद्देश्य जन कल्याण होता है। इसे रूसो सामान्य इच्छा कहता है। रूसो के अनुसार समस्त मनुष्यों के आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है और उसके अनुसार अंत में काम उस सामान्य इच्छा के अनुसार होता है। चूँकि सामान्य इच्छा जन कल्याण की इच्छा होती है, इसलिए उससे अलग और उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ विचारक रूसो की सामान्य इच्छा को भी हॉब्स के शासक की तरह निरंकुश मानते हैं। उनका मानना है कि सामान्य इच्छा निरंकुश हो सकती है क्योंकि यह माना जाता है कि सामान्य इच्छा होगा सभी की इच्छाओं का, सभी की आदर्श इच्छाओं का योग है, अतः उससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा। वहीं कुछ अन्य विचारक रूसो की सामान्य इच्छा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक मानते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए विद्वानों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को माना। हॉब्स, लॉक और रूसो ने प्रमुख रूप से अपने विचार दिए। तीनों ने ही अपनी अपनी समझ, अपने विवेक, अपनी परिस्थितियों या जिन परिस्थितियों का उनके जीवन पर प्रभाव हुआ उनके वशीभूत होकर अपने अपने हिसाब से मानव जीवन की व्याख्या की और यह व्याख्या करने का प्रयास किया कि कैसे प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य बाहर आया और उसने राज्य जैसी उन्नत संस्था का विकास किया। धन्यवाद।